चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद ट्रेंड एनालिसिस। भाई ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग के पार्ट हैं। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, हम पिछले साल के कई फाइनेंशियल से ट्रेंड निकालते हैं, यानी हर चीज का परसेंटेज निकाल देते हैं और परसेंटेज निकाल के चेक करते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। तो ट्रेंड एनालिसिस में नॉर्मली जो प्रैक्टिस है कंपनियों की, उसमें 5 साल का ट्रेंड एनालाइज किया जाता है, जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन अब अगर आपके पास 2 ही साल का क्वेश्चन में डेटा रहे तो आप 2 ही साल का एनालाइज कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो ट्रेंड एनालाइज होता है कितने साल का होता है? 5 साल का। और ट्रेंड को चेक करके हम पता लगाते हैं कि कंपनी के अंदर सुधार हो रहा है, बहुत फ्लक्चुएशन है, या फिर अपवर्ड स्लोप है, या फिर डाउनवर्ड स्लोप है। तो वो सारे स्लोप की एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। अब ये देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या लिखा है एक बार उसकी भी रीडिंग लगा दे, फिर मैं स्टेपिंग करा देता हूं। ट्रेंड एनालिसिस ऑल्सो नोन एज पिरामिड मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अभी आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज ए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो उसी का एक एक्सटेंशन है और इसको हम टेक्निकली पिरामिड मेथड भी कहते हैं। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये हो सकता है एमसीक्यूज में डाल दे। ये ऐसे ही बेकार तरीके के 100 एमसीक्यूज बना के डाल दिए। In this case, the comparison of operational result and financial position is made over a number of years. अब नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे वर्ड लिखा है, नॉर्मली प्रैक्टिस में कितना चलता है? 5। मतलब पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों की 5-5 साल की नॉर्मली प्रैक्टिस में एनालिसिस चलती है, अगर कंपनी पुरानी हो तो। अब कंपनी नई है तो 5 साल का डेटा ही नहीं तो करेंगे क्या? The simple perspective is that unless the record of accounting over sufficient number of years is made, the usefulness of financial information is moot. करें सिंपल पर्सपेक्टिव क्या है? यूज अनलेस द ट्रेंड ऑफ अकाउंटिंग ओवर सफिशिएंट नंबर ऑफ ईयर इज मेड, द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज मोट। अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स में अकाउंटिंग के ट्रेंड चेक नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। इसलिए जब इंड एस 1 पढ़ते हैं तो इंड एस 1 कहता है कि नॉर्मली कंपेरेटिव तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दो ही बनाना है। कितने साल के बनाने हैं? 2। लेकिन अगर आप चाहें तो ज्यादा भी बैलेंस शीट बना के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरी बात समझ आ रही? तो प्रैक्टिस में जो लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं वो किसी भी कंपनी का 1-2 साल के बेसिस पे कोई ट्रेंड नहीं चेक करते। जैसे आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करेंगे तो वो एटलीस्ट 3 या 5 साल का पूछते हैं, फ्यूचर का प्रोजेक्शन बना के दो। तो ये जो सारे डिटेल्स हैं इन डिटेल के हम एनालिसिस करते हैं। बात समझ में आई? चलिए ट्रेंड एनालिसिस पे आ जाइए। ट्रेंड एनालिसिस यहां लिखेंगे ऑल्सो कॉल्ड पिरामिड मेथड, is an extension of is an extension of horizontal analysis। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का क्या होता है? एक्सटेंशन। क्लियर है? नॉर्मली ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 year are analyzed normally trend of last 5 years are analyzed for understanding smooth financial
इवेल्युएशन। स्मूथ फाइनेंशियल इवेल्युएशन के लिए हम नॉर्मली कितने साल का ट्रेंड एनालाइज करते हैं? 5 साल का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कितने साल का एनालिसिस करते हैं? 5 साल का। बात समझ में आई? बोलो। ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस नॉर्मली ट्रेंड एनालिसिस नॉर्मली confirm accounting trends over past year. Trends are analyzed for both balance sheet and profit loss. अब लिखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें दोनों ही एम्बेडेड है, कॉमन साइज भी और ट्रेंड्स भी। तो हम उसकी एनालिसिस करेंगे अभी। पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे सेल्स का फिगर है, पीएल अकाउंट की बात करें तो सेल्स के फिगर के परसेंटेज में जितने भी आइटम है पीएल अकाउंट में सबका परसेंटेज निकाल देते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन रिलेशन टू सेल्स, परसेंटेज ऑफ एडमिन एक्सपेंस इन रिलेशन टू सेल्स। कॉमन साइज बना दिया, मतलब सेल्स का एक फिगर ले लिया और उसी के रिलेशन में पीएल अकाउंट के सारे परसेंटेज निकाल डाले और फिर एनालाइज किया। जैसे डिफरेंट डिफरेंट का 2 ईयर का एनालाइज किया तो पता लगा कि सेल्स के कंपैरिजन में कौन से वेरिएबल या फिक्स्ड एलिमेंट कितना परसेंट वेरी कर रहा है, और वो आपको बेटर रिजल्ट दिखा रहा है या पुअर रिजल्ट दिखा रहा है। बैलेंस शीट के रिलेशन में जब हम एनालाइज करते हैं तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट लेकर के और फिर फिगर वाइज एनालिसिस चेक करते हैं परसेंटेज का। मतलब यहां पे कोई एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं होता, सारे कैलकुलेशन किस में होते हैं? परसेंटेज में। देखिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस, मतलब एक फिगर अगर सेल्स का पकड़ लिया तो सारे एनालिसिस उसी के हिसाब से कर दिया, इसका नाम क्या है? वर्टिकल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन रीड विद एब्सोल्यूट फिगर कैन बी मिसलीडिंग। कह रहा अगर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिर्फ फिगर में आप पढ़ेंगे तो मिसलीडिंग है। Therefore, a vertical analysis of financial information is done by considering the percentage of various elements of income statement and balance sheet. A balance sheet is converted into percentage from expressing each asset as percentage of, underline करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल से हर एसेट का परसेंटेज निकालेंगे, एंड बाय एक्सप्रेसिंग इच लाइबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ टोटल लाइबिलिटीज, और टोटल बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज का भी परसेंटेज निकालेंगे। मतलब बैलेंस शीट टोटल के रिस्पेक्ट में सारे एलिमेंट को आप एनालाइज कर देंगे। सच कन्वर्टेड बैलेंस शीट इज नोन एज कॉमन साइज बैलेंस शीट। बात समझ में आई? बोलिए। अब हाँ, अब इसको देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है? वर्टिकल एनालिसिस is relevant for understanding financial statements.
फॉर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस is prepared as percentage of total sales and evaluated accordingly. Each item of balance sheet is converted, is calculated, is calculated as percentage of total of balance sheet for evaluation. बात समझ में आई? बोलिए। अब इसको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा ये। अब ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें से स्टडी मटेरियल में कम ही क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन रिसेंटली एमक्यूपी में जनरेट हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द बैलेंस शीट ऑफ मार्स लिमिटेड फॉर द ईयर 31/3/22 31/3/23 आर गिवन बिलो। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सस्पेंस, इक्विटी शेयर वारंट, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस। फिर एसेट्स में डिटेल्ड है। हाउ वुड यू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ मार्स लिमिटेड? इंटरप्रेट योर ऑब्जर्वेशन ऑन द कॉमन साइज बैलेंस शीट। पहले कह रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ, और फिर कह रहा है इंटरप्रिटेशन करो। देखिए 31/3/2022 परसेंटेज, 31/3/2023 परसेंटेज। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सस्पेंस, इक्विटी शेयर वारंट, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस। अब हमें एक एक करके सबका एनालिसिस करना है। सबका क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज। और परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल जो दे रखा है, टोटल से क्या निकाल देंगे? परसेंटेज। और फिर परसेंटेज का आप कंपैरिजन करेंगे रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए। तो पहला काम क्या है आपका? परसेंटेज निकालना। तो चेक कीजिए परसेंटेज फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है? जैसे मैंने यहां पे दे दिया, अब ये सॉफ्ट कॉपी, कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, सब मिला लेगा, हो गया। और एग्जाम में जाएगा तो फिर उसका पेन नहीं चलेगा। क्वेश्चन का आंसर देने का यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का आप ऑडिट करें। क्वेश्चन का आंसर आपको हाथ से करना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन के अंदर सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। यहां पे लिखें कॉमन साइज बैलेंस शीट। वैसे इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, है ये बड़ा सिंपल। इकतीस तीन 2022
परसेंटेज 31/3/2023 परसेंटेज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। बोलिएगा शेयर कैपिटल कितना है आपका? 696.60। पहले बैलेंस शीट कॉपी कर दीजिए, परसेंटेज वाला कॉलम छोड़ दीजिए, फिर कैलकुलेटर चलाएं और फटाफट लिखते चले। और इधर है आपका 726.70। फिर शेयर सस्पेंस 30.07, इधर नहीं है। शेयर वारंट यहां है आपके पास में नहीं, यहां है 841.20। उसके बाद में आ जाइए डी, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आ गया 31,256.89। $39,156.40। नॉन करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज में चलें ए, सिक्योर्ड लोन। बोलिएगा सिक्योर्ड लोन कितना है? 4784.56। इधर है 3300.09 अनसिक्योर्ड लोन। 9128.31। इधर है 14,939.75। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ये आपका है 3491,3936.27। करेंट लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटी चेक करें। अदर करेंट लाइबिलिटी 8432.77। 10,522.73। प्रोविजंस 856.44। 1496.31 टोटल।
सिर्फ कॉपी करना है आपको। 58 676.64 74 919.45। अब एसेट साइड में आइए। अब ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 10 नंबर का भी आ सकता है, क्या पता कभी 14 नंबर का भी आ जाए। और है कुछ नहीं, बिना पढ़े चले गए तो समझ ही नहीं आएगा क्या है। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स नेट बोलिए कितना है? $31,830.23। इधर है 30,941.81। फिर इधर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, 3764.07। 11,502.92। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स बोलिए 8125.67। 11,031.81। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बोलिए 6068.25। 7123.77। ट्रेड रिसीवेबल 188.21। 3113.79। कैश एंड बैंक 917.68। 2140.03। अदर करेंट एसेट्स 917, सॉरी 1.53। 36.27। लोन्स एंड एडवांसेज 6103। 9029.06। टोटल 58,676.64। 74,919.45।
अब आप परसेंटेज बताइए टोटल के रिस्पेक्ट में कितना कितना आ रहा है। टोटल आपके पास यहां आ गया, उसका परसेंटेज निकालते चलिए। ये परसेंटेज ऑफ टोटल हो गया, ये भी परसेंटेज ऑफ टोटल हो गया। बताओ दोस्त परसेंटेज। ऊपर से ही शुरू करें। 1.187। अच्छा ठीक है। 0.051। 53.270। 8.154। 557। हाँ। 5.950। फिर 14.372। फिर 1.460। टोटल हो गया 100%। अब एसेट साइड में किया है आपने? हाँ, जो किया वो बताओ ना। लाइबिलिटीज, हाँ, शेयर कैपिटल 0.9699। 1.122। फिर 52.264। फिर 4.40। 19.94। 5.25। 14.04। 1.99। ये भी 100 होना चाहिए। वैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, अगर कोई डिफरेंस आए तो किसी ईयर में डाल देना, किसी फिगर में। अब अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट की एनालिसिस करिए, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल घट रहा है, परसेंटेज के टर्म में शेयर सस्पेंस खत्म ही हो गया। शेयर वारंट नया रेज हो गया है। रिजर्व सरप्लस में माइनर डाउनफॉल आ गया है। और अगर लोन देखें तो लोन में कमी आई है। अनसिक्योर्ड लोन बढ़ गया है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं दिखा रहा है। अदर करंट लाइबिलिटी मिलता जुलता है, और प्रोविजंस में भी बहुत चेंज नहीं दिख रहे हैं। अब आप एसेट साइड में आइए। कितना? 54.247। फिर 6.415। 13.848। 10.342। फिर 3.180। फिर 1.564। फिर 0.003। फिर 10.401। टोटल 100। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िए दूसरे ईयर में। बोलिए।
41.30। एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, क्या पता कुछ एरर हो। फिफ्टीन पॉइंट, फिर 14.72, 9.50, 4.156, 2.86, 0.048, 12.05। वैसे ध्यान रखेंगे कि जो भी लिखेंगे 3 डिजिट या 2 डिजिट वो यूनिफॉर्म लिखेंगे, किसी में कम ज्यादा नहीं। 2 लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे तो 3। अब इंटरप्रिटेशन के लिए हमें देखना है कि कहां कहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको। अगर आप लाइबिलिटी साइड में चलो तो लाइबिलिटी साइड को अगर आप एनालाइज करेंगे ध्यान से तो आपको एक रेड लाइन दिखेगा अनसिक्योर्ड लोन में, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहा है। 15 से बढ़ के कितना हो गया, 19। तो अनसिक्योर्ड लोन में आपको चेंजेस दिख रहा है जरूरत से ज्यादा। अगर सिक्योर्ड लोन में देखें तो इसमें भी चेंजेज हैं जरूरत से ज्यादा, सिग्निफिकेंट चेंजेज हैं। हम सिर्फ सिग्निफिकेंट चेंज को अंडरलाइन कर रहे हैं। अगर मैं रिजर्व में चलूं तो रिजर्व में भी डिक्रीज है, बट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, माइनर डिक्रीज दिख रहा है यहां पे रिजर्व में दिख रहा है। और उसके बाद में अगर हम चलें करंट लाइबिलिटीज में, तो करंट लाइबिलिटीज में कोई मेजर वेरिएशन आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, मेजर वेरिएशन नहीं है। अगर हम चलें अब एसेट साइड में, तो एसेट्स में देखिए कोई आपको मेजर वेरिएशन दिख रहा है कहीं? फिक्स एसेट्स में मेजर वेरिएशन दिख रहा है, दिख रहा है फिक्स एसेट्स में। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी मेजर वेरिएशन है और रिवर्स वेरिएशन है। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका बढ़ गया है और यहां फिक्स एसेट्स क्या हुआ है, घट गया है, दोनों इनवर्स चल रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कोई पुराना एसेट आप बेच रहे हो और नया एसेट डेवलप कर रहे हो, ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। अब अगर इन्वेस्टमेंट में देखें तो स्लाइट वेरिएशन है, इन्वेंट्रीज में भी स्लाइट वेरिएशन है, और हमारे पास में ट्रेड रिसीवेबल में भी हल्के वेरिएशन है, कैश बैलेंस में भी कुछ वेरिएशंस दिख रहा है, अदर करंट एसेट्स में भी बिल्कुल स्लाइट वेरिएशन ही है, लोन्स एंड एडवांसेज में थोड़े से वेरिएशंस दिख रहे हैं। अब हमें इसके ऊपर रिपोर्ट राइट करना है, तो लिखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अनसिक्योर्ड लोन एज परसेंटेज ऑफ टोटल increases, that is from 15.56% to 19.94%। नंबर 2, प्रपोर्शन ऑफ सिक्योर्ड लोन to total of balance sheet has decreased from
8.15% to 4.405%. Reserve and surplus indicates slight changes. Slight changes है, that is from 53.27% to 52 पॉइंट कितना था 265%. Current liability decreases slightly. That is from बताना कितना 14.372 to 14.04. However, provision increases. करंट लायबिलिटी जरूर घट रहा है लेकिन प्रोविजन बढ़ रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा आपको इसका असर नहीं दिखा. प्रोविजन 1.46 to 1.99. डेफर टैक्स लायबिलिटी अगर चेक करें, डेफर टैक्स लायबिलिटी डिक्रीजेज. बोलिए डेफर टैक्स लायबिलिटी कितनी डिक्रीज हुई है 5.95 से 5.25. स्लाइट वेरिएशन है बट है. फिक्स्ड एसेट्स decreases significantly. फिक्स्ड एसेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया. फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, दैट इज फ्रॉम 54.25 टू कितना 41.3%. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस capital WIP has increased from 6.42% to 15.35%. इन्वेस्टमेंट में देखिए कोई चेंज आ रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम बताना 13.848 टू 14.725, अप्रोक्सीमेटली 1% है. करेंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है करेंट एसेट्स में टोटल कर दें तो
अगर लोन्स एडवांसेज के अलावा टोटल कर दे तो कितना बन रहा है? 10 3 13 14, 9 4 13 15, कितना बन रहा है देखिए। अदर्स एंड लोन्स एंड एडवांसेज, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेज सिग्निफिकेंट है। करेंट एसेट्स अदर देन लोन्स एंड एडवांसेज इंक्रीजेज कितना? दैट इज 15.089 टू 16.829। लोन्स एंड एडवांसेज increases from 10.4% to 12.05%। क्लियर हो गया पॉइंट? बस ये आपको इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर देना है। वैसे जिस तरीके की ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा उठापटक नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से कंपनी ऑन गोइंग प्रोसेस में है और माइनर जो वेरिएशंस हैं वो वेरिएशन यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन में चलता रहता है। मतलब कोई मेजर वेरिएशन कंपनी शो नहीं कर पा रही है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक क्वेश्चन कराते हैं आपको पीएल पे। क्वेश्चन नंबर 6। From the following income statement, illustrate common size statement also interpret the result। अब जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो आपको सेल्स के रिस्पेक्ट में परसेंटेज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तो फिर परसेंटेज वाला सीट बनाइए, बट इसमें आइटम कम है। 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 ही आइटम है। तो यहां लिखिए कॉमन साइज पीएनएल अकाउंट। कॉमन साइज पीएल अकाउंट। दो हजार तेईस परसेंटेज, 2024 परसेंटेज। नेट सेल्स 10,50,000, 13,50,000। ये तो अब 100% बनेगा, क्योंकि सेल्स वाइज सेल्स इंटू 100 हमेशा 100% ही बनता है। लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,70,000, 6,45,000। ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000, 7,05,000। चेक कीजिएगा कितना है सीओजीएस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। 570/10 50, 54 पॉइंट, तो 29 कर दीजिए। इधर बोलिए 645/1350, 47.78%। बोलिए कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 45 पॉइंट। सीधा 100 में से घटा दीजिए, निकालने की जरूरत हो नहीं ना।
45 पॉइंट इधर आएगा ना, 52.22% इधर 45.71%। ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। लेस कीजिए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलिए 1,50,000, फिर 2,16,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलिए कितना, 3,30,000, फिर बोलिए 4,89,000। बताइए परसेंटेज। 14.29%, फिर 16%। 31.42%, 36.22%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आइए लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना, 60,000 और 51,000। आराम से बोलिए कितना, 5.71%, 3.78। बोलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,70,000, 4,38,000। परसेंटेज 25 पॉइंट, फिर 32.44। फिनिश हो गया। अब आपको रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो पीबीटी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, 26% से तकरीबन 33% हो जा रहा है। इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब आपने लोन की रीपेमेंट कर दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करेंट ईयर में बढ़ रहा है, अदर एक्सपेंस भी बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स बढ़ने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा है, इसका मतलब आपने काफी मेहनत की है सेल्स के ऊपर, क्योंकि सेल्स आपका बढ़ रहा है बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज परसेंटेज घट रहा है। बात समझ में आई? तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो 23 के रिस्पेक्ट में 24 का परफॉर्मेंस बेटर नजर आ रहा है, बट इसके ऊपर आपको कमेंट भी लिखना पड़ेगा। कमेंट। अब देखिए कमेंट क्या लिखता है। द पीबीटी टू नेट सेल्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 टू 32.4%. It indicates that the profit earning capacity of the company has improved during the study period. The improvement in the profitability of the company has been mainly due to significant reduction in cost of goods sold, जो आपको दिख ही रहा था, of the company. It may occur due to fall down of the input market or may occur due to improvement in the efficiency of the company. दो ही बात हो सकती है, या तो इनपुट की कॉस्ट घट गई है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ गई है। As other operating expenses had higher in 23-24, so it is clear that company has operated with tight supervision, tight inventory control for reduction of cost of goods sold. यानी आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे टाइट सुपरविजन किया और इसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर पाए।
The interest on long-term debt to net sale has declined. It implies that financial burden of the company has been reduced significantly during the study period. Higher operating profit or fund from the operation has been fully utilized for repayment of long-term debt. So the financial risk associated with the company has declined significantly during a study period. आपका जो लोन का इंटरेस्ट घटना है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने करंट ईयर में डेट की रीपेमेंट की है, और डेट के रीपेमेंट के लिए आपने फिर डेट रेज नहीं किया होगा, आप प्रॉफिट कमा करके डेट की रीपेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप स्टडी पीरियड के अंदर अपने रिस्क को क्या कर पा रहे हैं, डिक्रीज। तो हम दो कमेंट लिखेंगे, एक कमेंट लिख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यानी एक कमेंट्री हम लिख रहे हैं प्रॉफिट पे, दूसरी कमेंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट पे। पीबीटी टू नेट सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 25.71% to 32.44%. It indicates increase in profit earning capacity, of the company. It indicates increase in profit earning capacity of entity. This increase is either due to reduction in input cost or increase in efficiency of business. Other operating cost has increased अगर हम ये माने कि इनपुट कॉस्ट घटी है तो इसका ये मतलब है कि अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी घटनी चाहिए, बट अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज विच इंडिकेट्स that for controlling COGS, tight supervision and better inventory management has been followed by the entity. Financial burden. Financial burden. Decrease in interest cost from 5.7 to 3.8%
implies that implies significant decrease in long term debt of the entity from better operating result entity has paid entity has repaid debt एंटिटी ने किसको रीपे कर दिया डेट को एंड फाइनेंशियल बर्डन डिक्रीजेज इसलिए फाइनेंशियल बर्डन क्या हो गया डिक्रीज क्लियर है पॉइंट आगे बढ़े चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए उसको सिर्फ मैं समझा रहा हूं आपको आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको मिलता जुलता दिखेगा बट इसमें क्या पूछ रहे हो देखिए द फॉलोइंग समराइज इनकम स्टेटमेंट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ इनेक्कल स्टार लिमिटेड गिवन ये स्टडी में भी क्वेश्चन है लेकिन एमक्यूपी में बढ़िया से रिफाइन करके दिया इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं स्टडी मेटेरियल वाला छोड़ दिया टर्नओवर लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ द कंपनी इज हैप्पी दैट द नेट प्रॉफिट इज मेंटेन्ड एट द सेम परसेंटेज ओवर 2 ईयर कह रहे नेट प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है 7,000 बटा 70,000 10%, 10,000 बटा 1,10%. But his brother Mr. Y, who is currently doing his MBA from the reputed institute, would like to look into the numbers. What do you think about the analysis made by Mr. Y? अब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है तो एमबीए ही करेगा आपको कह रहा है एमबीए कमेंट करो You are to show the calculation which recommended to give insight into the profitability as suggested by Mr. Y. Mr. Y जो सजेस्ट करेगा उसके बदले आप कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाहो भी दिखाओ डू यू थिंक द व्यूज ऑफ मिस्टर एक्स इज फैक्चुअली करेक्ट बेस्ड ऑन ड्यू रिकंसिडरेशन कह रहे क्या मिस्टर एक्स के जो व्यूज हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हैं यानी 3 अलग अलग एग्जाम्पल पूछे गए अगर आप ध्यान से देखें तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दोनों जगह 10% है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बट इन एब्सोल्यूट टर्म नेट प्रॉफिट हैज गॉन 7,000 से कितना 10,000 परसेंटेज तो सेम है बट प्रॉफिट 3,000 बढ़ा है इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज इंक्रीज्ड बाई 5% यानी 28,000 टू 45,000 विच इज हायर देन द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करो तो कितना बन रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 28,000 बाई 70,000 निकालो 28,000 बाई 70,000 और 45,000 बाई 1,00,000 45% यानी ग्रॉस प्रॉफिट में 5% का डायरेक्ट इंक्रीज दिख रहा है ये यहां पे निकला भी है 40 और 45 टू हैव इनसाइट ऑफ द नेचर ऑफ प्रॉफिट and growth the following types of financial statement analysis may be advocated कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में 5% का इंक्रीज दिख रहा है बट नेट प्रॉफिट सेम है लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में दोनों जगह डिफरेंस दिख रहा है तो इस बात को समझने के लिए आपको कुछ और भी एनालिसिस करना चाहिए कैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट ईच लाइन आइटम ऑन इनकम स्टेटमेंट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स ये तो आप जानते ही हैं The standardization of each item removes the effect of company size and facilities. Financial statement analysis as data can be used to conduct time series across the time period and cross-sectional across company analysis. While common size income statement present most of the item as percentage of sales, it is more appropriate to present income tax as percentage of pre-tax income.
नॉर्मली हम हर चीज किस में प्रेजेंट करते हैं, सेल्स में, बट आप टैक्स चाहें तो प्री टैक्स इनकम के रिस्पेक्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दिस रेशियो is known as company effective tax rates. In cross sectional analysis, effective tax rate are compared as cross companies and source at any different are analyzed in detail. मतलब आप टैक्स को चाहो तो टैक्स के लिए टैक्स डिवाइडेड पीबीटी करके कंपैरिजन कर सकते हैं ताकि डिफरेंट कंपनियों से कंपैरिजन करना आसान हो। ट्रेंड एनालिसिस, trend analysis provide important information about the company historical performance. It can also offer assistance in forecasting the financial performance of the company. When looking for trend over time, horizontal common size statement are often prepared. Rupees value of account are divided by their base year values to determine their common size value. Horizontal common size statement can also help identifying a structural change in the business. अब कॉमन साइज स्टेटमेंट बना हुआ है जो आप बनाना जानते ही हैं, सेल्स के परसेंटेज में सबको निकाल दिया। Thus it is seen that though the net sale as percentage of turnover has remained the same, the cost of goods sold has gone down by 5%. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, यहां 60 यहां 55 हो गया, इसलिए जीपी इधर 40 से 45 हो गया। सीओजीएस का बढ़ना सीधा जीपी को इंक्रीज करता है। वाइल एक्सपेंसेज आर द रेट्स नोटेड 5% ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट अगर अदर एक्सपेंस की बात करें तो 5% बढ़ गया। मतलब सीओजीएस घटा, अदर एक्सपेंस बढ़ा, इसलिए आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा। The three main purpose of preparing the common size statement are comparison of financial performance by presenting each line item as percentage of total sales gross revenue. A common size statement always for easy comparison of financial performance across different period or between different companies. This makes it easier to identify trend pattern and areas of improvement. अगर आप परसेंटेज में निकाल लेते, जैसे यहां आपको पता लग गया सीओजीएस घट रहा है, अदर एक्सपेंस बढ़ गया, तो आप अदर एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो सीओजीएस को आपने कंट्रोल किया उससे आपका प्रॉफिट बढ़े। एनालाइजिंग identification of cost structure, analyzing the common size income statement help in understanding the cost structure of the business. It allow you to see the relative proportion of various expense to sales revenue, जैसे ऊपर दिख रहा है। This information can be valuable for cost control and efficiency improvement initiative. For example, if cost of goods sold is slightly higher than industry average, it may indicate inefficiency in the production process or purchasing strategy. अगर इंडस्ट्री से ज्यादा है, इसका मतलब आपका प्रोसेस ठीक नहीं है। Evaluation of profitability. The common size income statement provide insight into the profitability of the business. By comparing the percentage of operating income, net income and another profitability measure to total sales revenue, it become easier to assess the company ability to generate profit. This analysis help identify area where profitability may be improving or declining over time. तो ये भी आपको यहां से बेनिफिट मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये नोट को एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है और एमक्यूपी में भी और रिफाइन करके आया है, तो क्या पता कभी एग्जाम में भी आ जाए। यहां पे आपको मेनली इवेल्युएशन लिखना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं पॉसिबल कि आप एज इट इज लाइन लिख देंगे, बट पढ़ेंगे तो काफी हद तक पॉइंट लिख पाएंगे। अब हम अपने अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस पे टूल पे चलते हैं जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। अब वही बचा होगा एक मेरे हिसाब से। रेशियो एनालिसिस, ratio analysis is an important tool of the financial statement analysis and satisfy most of the financial information needed of the financial analyst and other user of the financial statement. Ratio analysis is the quantitative analysis
of information contained in the company financial statement. It describes the significant relationship which exists between various items of the balance sheet and the statement of profit loss. In ratio analysis, the following five perspectives are looked into. Profitability ratio measure the profit generation capacity of the firm in terms of its turnover and assets employed. Activity ratio measure the efficiency of the company managed to inventory receivable and payable. Liquidity ratio measure the company ability to meet short-term obligation. Solvency ratio measure the company ability to meet its long-term obligation. Investment ratio, these ratios are used by the investor to assess the overall strength and weakness of the company. मतलब नॉर्मली इस 5 तरीके का रेशियो में एनालाइज करते हैं ताकि आप उससे बेटर ट्रीटमेंट कर पाए। और जो आखिरी पॉइंट आता है वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, मतलब दूसरे एंटिटी से कंपेयर करके अपने आप को इवेल्युएट करना। उसके ऊपर कोई जानकारी इंस्टीट्यूट ने दी नहीं है, बस नाम लिखकर छोड़ दिया है। तो देखिए रेशियो एनालिसिस क्या है। रेशियो एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई रेशियो एनालिसिस नहीं होता। रेशियो एनालिसिस normally evaluates following points: profitability, profit earning capacity in relation to turnover and assets employed. एसेट्स एम्प्लॉयड और टर्नओवर के रिस्पेक्ट में क्या आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है। नंबर 2 एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ कंपनी टू मैनेज इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड पेबल। लिक्विडिटी, measures of the company ability for short term obligation। सॉल्वेंसी, कंपनी एबिलिटी
to meet long term obligation. Investment ratio used by investor to assess overall strength and weaknesses of company. क्लियर हो गया पॉइंट? इंटर फर्म कंपैरिजन। ये एक्सटर्नल एनालिसिस है एक तरीके से। दिस इज एन एक्सटर्नल एनालिसिस this is an external analysis here entity performance is correlated with other entity in the industry. इंडस्ट्री में और भी जो एंटिटी है उससे आप कंपैरिजन कर देते हैं। वैसे रेशियो एनालिसिस का कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस ज़्यादातर कॉस्ट ऑडिट में कवर्ड है, तो यहाँ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन खास नहीं पूछा जाता है। एक हमारे पास है डू पॉइंट एनालिसिस, वो चैप्टर 2 में कवर्ड है, तो वहाँ पे आप रेशियो के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। बट एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, रेशियो एग्जैक्ट तो नहीं, उससे मिलता जुलता दे रखा है, तो वो मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, एन एनालिस्ट वुड लाइक टू इवेल्युएट लेनवो ग्रुप एफिशिएंसी इन कलेक्टिंग द ट्रेड रिसीवेबल, यानी एक्टिविटी रेशियो की बात कर रहा है। रिसीवेबल ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 31 मार्च 22, द एनालिस्ट गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेनवो एनुअल एंड इंटरिम रिपोर्ट। ट्रेड रिसीवेबल 2021 में, 2022 में और रेवेन्यू दे रखा है। कैलकुलेट द लेनवो रिसीवेबल टर्नओवर एंड नंबर ऑफ डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग फॉर द फिजिकल ईयर 31 मार्च 2022। अब आपको कह रहा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, तो रिसीवेबल टर्नओवर कैसे निकलेगा? आप सेल्स डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर आपको निकालना पड़ेगा, कितना है, इन दोनों का जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज डेटर निकल आएगा। क्लियर? दूसरा आपसे पूछा जा रहा है आउटस्टैंडिंग सेल्स कितना होगा, तो आउटस्टैंडिंग सेल्स कितने दिन तक रहता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपका रेशियो आ रहा है 22.09, तो 365 दिन को 22.09 से हटा डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब 17 दिन तक आपका डेटर अप्रोक्सीमेटली उधार रहता है। ये रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि जितना आप सेल्स करते हैं, जितना आप सेल्स करते हैं वो डेटर का 22 गुना है। इसका मतलब एक साल में 22 बार कलेक्शन हो जाएगा। एक साल में 22 बार करेक्शन होने का मतलब यह है कि अगर एवरेज हम देखें कितना दिन सेल्स बकाया रहता है, तो 365/22 कर दीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगी। करा दूं कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 1, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। बताइए क्वेश्चन में कितना सेल्स है? 1,66,00,000 04,815। एवरेज डेटर आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज डेटर बताइए। ओपनिंग डेटर कितना है? 4,82,000। क्लोजिंग डेटर 4,82,086 प्लस 10,21,062 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए 15 लाख कैसे होगा? कैसी बात करते? दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 7,51,500 डिवाइड कर दीजिए। 7,51,574 कितना बना? टाइम्स 22.09 अप्रॉक्स। दूसरा कैलकुलेशन क्या पूछ रहे हैं? कितने दिन तक आपका आउटस्टैंडिंग सेल्स होगा? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सेल्स डेज इज इक्वल टू कितना? 365 डिवाइडेड बाई 22.09। बोलिए कितना? कितना? 16.5। तो डेज फ्रैक्शन में नहीं होता ना। 17 डेज अप्रॉक्स। नॉर्मली 17 दिन लग जाता है सेल के बाद करेक्शन में। तो ये सबसे बड़ा एरिया था इस चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा। इसके बाद अब एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इसमें, जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, जो लास्ट में आएगा। बाकी सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने करा ही दी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमने किया था अभी। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। कर लिया ना? 7 तो कल ही कर दिया था, 5, 6 भी करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 आगे आएगा, वो अभी नहीं आया, वो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। और 1, 2, 3 भी करा दिया। तो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और इंस्टीट्यूट ने अब की बार क्या किया है, जो एमसीक्यूज है वो भी टॉपिक वाइज बना दिया है। जैसे अभी आपने 3 टॉपिक पढ़ा है, तो तीनों के एमसीक्यूज आपको सीरियल वाइज दिख जाएंगे। इस बार इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही किया है। यूजलेस है, इस बार डाला है, पहले नहीं था। भर दिया है जिसका कोई यूज है नहीं। क्या आएगा? When goal setting, performance appraisal and development are consolidated into single common system designed to ensure that employee performance support the company strategy, it is called performance management. Aligning and evaluating employee performance with company set goal is called performance management. सब आप पढ़ ही चुके हैं। Steps involved in the employer movement for performance management, total quality, appraisal issue, strategic planning, सब करते हैं, all of the above.
इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेन फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंक्रीज सैलरी प्लानिंग इंसेंटिव नहीं, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, गोल के साथ। द एक्शन दैट एम्प्लॉई डू नॉट डू और मस्ट डू इन ए जॉब क्लासिफाइड एज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंप्रूव machine productivity. Performance management combined performance appraiser with to ensure employee performance supporting of the corporate goal. Goal setting, incentive और training सब आता है। Mostly employee promotion decision is based on performance appraisal. Performance evaluation can be defined as a process of evaluating past and present performance. Which of the following experience significant financial analysis? Ignore qualitative aspects, judge operational efficiency, suffer from limitation of financial statement, it affect by personal ability and bias of the analysis. कह रहा है which of the following experience significance of financial analysis? फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जज कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिटेशन टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये लिमिटेशन नहीं है, ये तो इसका फीचर्स है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये इसका लिमिटेशन है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेज इन द प्राइस लेवल, ये लिमिटेशन है क्योंकि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं लेते फाइनेंशियल में। लैक ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी लिमिटेशन है क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने एनालिसिस किए सब क्वांटिटेटिव था। A balance sheet provide information about financial position of the enterprise at point of time. बोलिए, बैलेंस शीट तो पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है और पीएल क्या लगता है, पीरियड ऑफ टाइम पे। विच रिपोर्ट गिव्स ए रिव्यू ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी को कौन बताया देगा, इनकम स्टेटमेंट। ए मेथड यूज्ड इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉमन साइज एनालिसिस। क्लियर। फिर कहता है विच स्टेटमेंट सो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। विच रेशियो इज कंसीडर्ड एज सेफ मार्जिन, करेंट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज सब पार्ट ऑफ किसका, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में ही डेट, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट का ही इवैल्यूएशन करते हैं। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ एंटिटी इन्वेस्ट मोर इन फिक्स्ड एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इट वुड डिक्रीज कैश। अगर पैसा लगाओगे तो कैश घट जाएगा। द कैश फ्लो स्टेटमेंट विल डिफाइन द कैश फ्लो कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं, आउटफ्लो इनफ्लो नहीं, इन्वेस्टिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी, बैलेंस शीट स्टेटमेंट कैश फ्लो सब आता है फाइनेंशियल में। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो, द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यही ऑब्जेक्टिव है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय मेकिंग यूज ऑफ बैलेंस शीट, बाय मेकिंग P&L अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तीनों मिला के करते हैं। इन्वेंट्री रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रेशियो ऐसे ही निकालते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं आप, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रेवेन्यू एंड सरप्लस। यहां पे ये थोड़ा गलत है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यूज एंड सरप्लस ही आना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट नहीं है। शेयर होल्डर फंड रहता तो जहां इसमें इक्विटी और शेयर होल्डर फंड लिखा है फिर ठीक है, क्योंकि एक बार क्या लिख दिया इक्विटी और फिर क्या लिख दिया शेयर होल्डर फंड, तो फिर ठीक है आंसर। फिर आगे बढ़िए, बस यहां तक आपका था, जहां जितना अभी आपने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक सॉल्व होगा। अब इसके बाद फिर आगे का एनालिसिस है जो अभी हमें पढ़ना बाकी। देखिए कितने क्वेश्चन दे रखे हैं एमसीक्यूज के, 100, 105, यानी 25 क्वेश्चन इसी तीनों पॉइंट से थे। और ये यूजलेस है, मुझे समझ नहीं आया कि इतना क्यों दिया है, कोई सेंस है नहीं, बट अब स्टडी मेटेरियल में भर दिया उठा के तो दिमाग पे बर्डन तो रहेगा ही।
अब मुझे बताइए आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है। ये तो आधा इसी में फुल हो गया। 3। जो पहले वाला स्टडी मेटेरियल था उसमें अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं था डेफिनेशन के अलावा। प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सबसे पहला आता है इसमें ऑर्डर टू पे। अब ये क्या है, आराम से पढ़ना पड़ेगा। द प्रोक्योर टू पे प्रोसेस ऑल्सो रेफर्ड टू एज परचेज टू पे प्रोसेस टू पे साइकिल इज एन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज द रॉ मटेरियल एंड सर्विस नीडेड टू डू बिजनेस। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए परचेज कैसे करते हैं, पहली बात, और उससे रिलेटेड सर्विस कैसे लेते हैं, दूसरी बात। इट प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन द प्रोक्योरमेंट फंक्शन एंड अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट। A well-defined P2P process helps build a better bottom line as it helps develop better vendor relationship and maximize buyer power. A P2P process may be initiated through a strong procurement plan which is supported by customized software. जैसे कभी टेंडर आपको कोई चीज बाई करना है तो आप अलग अलग जगहों से टेंडर लेते हैं, तो आपने अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर बना रखा है कि उसी में टेंडर भरना है। उससे और आसान हो जाता है कि कोई भी लिमिट के बाउंड्री के बाहर में नहीं जा सके। ए प्रोक्योरमेंट प्लान इज डिटेल्ड मैप दैट एट द आउटलाइन द परचेज प्रोसीजर विद कंटिजेंसीज। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिलेज एंड स्टॉक आउट and helps in minimizing the wastage. The procurement plan defines the purchase order approval process for each type of requisition and establish workflow to minimize delay, waste and inefficiencies. With well-established procurement plan, the emphasis on supply chain is substantially reduced. Vendor management is important aspects of P2P process. It is important to note that procurement process work in tandem with account payable department. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या जरूरत है बिजनेस में। अगर आप कोई चीज महंगा खरीद लेंगे रॉ मटेरियल, तो आपका प्रोडक्ट भी महंगा होगा और फिर बाजार में आपको कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट होता है, उसको जब भी कोई गुड्स परचेज करना हो या सर्विसेज बाई करनी हो तो वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जाता है ताकि आप हार्ड बार्गेनिंग करके कम से कम कॉस्ट पे जो बेस्ट अवेलेबल मटेरियल इनपुट है और सर्विसेज है उसको एक्वायर कर सके। इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम टेक्निकली कहते हैं ऑर्डर टू पे। प्राइमरी पर्सपेक्टिव ऑफ P2P प्रोसेस। परचेज ऑर्डर। ड्यूरिंग दिस फेज द फॉलोइंग इशू आर टेकन केयर ऑफ। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्रिएशन एंड अप्रूवल ऑफ परचेज रिक्विजिशंस, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ वेंडर, इशू ऑफ परचेज ऑर्डर। आप सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन के जितने भी नोट्स आपके पास टेंडर आए पढ़ते हैं, उसके बाद आप इवेल्युएट करके सिलेक्ट करते हैं बेस्ट वेंडर कौन सा है और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं।
Receiving process. During the phase, goods and services are received, documents are reviewed, tailored and documented. जब आपके पास आते हैं तो आप डॉक्यूमेंट रिसीव करके सब कुछ करके इवेल्युएट करते हैं. इनवॉइसिंग प्रोसेस. दिस फेज इज डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड. Invoice received are reconciled with original purchase order and or the goods received note. Error, if any, are recorded and corrected. Only after approval the invoice are forwarded to the account payable department. अप्रूवल के बाद सिर्फ आप इनवॉइस क्या करते हैं, फॉरवर्ड, क्योंकि जिस बेसिस पे आपने ऑर्डर सबमिट किया था उसी बेसिस पे डॉक्यूमेंट भी आना चाहिए. इसलिए आप पूरा इवेल्युएशन करने के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस भेजते हैं पेमेंट के लिए. उसके बाद आता है फॉलो अप P2P प्रोसेस. द P2P प्रोसेस बिगिन विद इशू ऑफ रिक्विजिशन ऑर्डर विच आर डॉक्यूमेंटेड रिक्वेस्ट फॉर गुड्स और सर्विस. Almost all requisition bearing emergency and contingency requisition are inlaid in the procurement plan. Vendor selection is the next stage of P2P process. The procurement department issue request for proposal, outline the requirement. On the receipt of the proposal from vendor, the procurement department negotiate the terms and condition as specified by the vendor. For the same quantity, discount offered by vendor, quality consideration and other aspects are verified and accounted for. The next step in the P2P process is the issuance and communication of the purchase order to selected vendor. After logging the relevant document with the respective department, the invoices are received. For the purpose, open in e-invoicing is fed into automated style which is synchronized with the vendor portal. After reconciling the invoices with purchase order, the same is forwarded to account payable department. मतलब उसी बात को थोड़ा रिफाइन कर दिया जो ऊपर आपने लिखा है. Vendor relationship management. Seth and Sharma 97 suggest that under the new paradigm of competitive environment of a business, relationship with supplier is one of the most critical aspects for successful functioning of the firm. आपको सप्लायर के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए. They forwarded for a specific issue in favor of their argument. These are increased cost efficiency, increased effectiveness, ever-changing technology, and increased competitiveness. Researchers argue that in today's competitive business environment, companies should evaluate their strategic vendor relationship as favorable relationship will reduce cost associated with the transaction. Researchers have used the transaction cost theory to explain the increase in efficiency associated with supplier relationship, much dependent on the financial credibility of the strategic partner in the overall development of the organization. Entering into contract with the vendor is merely the start of the long-standing relationship, and success of the organization depends much on the management of the process before and after signing the outsourcing contract. Vendor relationship management as such is extension of the buyer relationship which establish much trust and mutually benefit both enterprise. Gartner defines vendor management discipline that enable the organization to control cost, drive service excellence, and mitigate the risk to gain increased value from the vendor throughout the deal of the life cycle. Following important aspects can be listed. Select the right vendor, categorize vendor to ensure the right contract merits and relationship, determine the ideal number of vendor, mitigate risk when using vendors, and establish a vendor management organization that best fit the enterprise. अब मैं इसके ऊपर आपको समराइज नोट लिखा रहा हूं. ये पूरा मैंने पढ़ दिया क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं सब एक बार आप रीडिंग लगा लेंगे. बस इसमें जरूरत तो बस थोड़ी सी चीज की है. ऑर्डर टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट.
order to pay. Order to pay यानी P2P प्रोसेस provides provides linkage between procurement function and account department. P2P process is initiated through a strong procurement plan through a strong procurement plan which is supported by customized software. Steps involved in P2P process. Step 1, purchase order. Purchase order. Creation and approval of purchase requisition. Evaluate vendor. Negotiate price. Issue purchase order. Step 2, receiving process. Receiving process. Goods and services received. Documents reviewed.
documents sorry documents reviewed documents kept in file. Invoicing process. इनवॉइसिंग प्रोसेस। इनवॉइस कैसे बनाएंगे? डॉक्यूमेंट्स कैसे देखो, इनवॉइस्ड इनवॉइस इज रिकंसाइल्ड फ्रॉम documents of purchase requisition, order, error if any, corrected, error if any, corrected, sent to account payable department for पेमेंट। पेमेंट के लिए अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट को भेज देंगे। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट is defined as a discipline that enable the organization a discipline that enable the organization to control cost, drive service excellence, and mitigate risk to gain increased value from vendor throughout the deal life cycle. From their vendor
throughout the deal life cycle. Following important aspects are noted. Select the right vendor. Categorize vendor to ensure the right contract. Metrics and relationship. Determine the ideal number of vendor. Determine the ideal number of vendor. Mitigate risk when using vendor. Establish a vendor management organization that best it's fit for the enterprise. That best fit for the enterprise. बात समझ में आई? तो ये था हमारे पास परचेज ऑर्डर और वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे कराएंगे आपको सप्लाई चेन। अगले सेशन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो बचा है वो लिटरेचर ही है, बस एक ही क्वेश्चन है, तो एक सेशन और लगेगा, तकरीबन 1.5-2 घंटे और।